उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो आज भी काफ़ी पिछड़े जनपद के रूप में जाना जाता है। महाराजगंज जिले में आज भी बेटियों को आगे बढ़ने में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महाराजगंज जिले की एक बेटी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक तरफ जहां उसने अपने परिवार के लोगों का नाम रोशन किया, वहीं पे पूरे जनपद सहित उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आज हम उसी परिवार में मौजूद हैं। आज हम उसी बेटी से बातचीत करेंगे। उस बेटी के उपलब्धि के पीछे किसका हाथ रहा है और उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बेटी ने कितना संघर्ष किया है, हमें सब चीज़ें जानेंगे। तो वो बेटी फ़िलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो आप डिप्टी जेलर बने, उसके लिए आपको जनतंत्र टीवी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने अपनी शुरुआत, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से आपने यह उपलब्धि हासिल की, क्या किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था? सर, निश्चित ही कोई भी हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो कि महाराजगंज एकदम तराई पिछले क्षेत्र में इनकी गणना होती है। यहाँ पे इस शुरुआती शिक्षा के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिनको कि समय-समय पर हमारे गुरुजन ने मार्गदर्शन दिया। कहीं उन सभी मुसीबतों को महाराजगंज जिले की एक बेटी ने पार किया है और उसने एक तरफ बड़ी उपलब्धि हासिल करके एक तरफ अपने परिवार का नाम रोशन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिले और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आज हम उसी बेटी से आपको रूबरू कराने वाले, हम सीधे बातचीत करेंगे। उस उपलब्धि के पीछे, उस बेटी की उपलब्धि के पीछे किनका सहयोग रहा है, किस तरह की उपलब्धि बेटी ने हासिल किया, ये सब हम जानेंगे और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जनतंत्र टीवी परिवार की तरफ से। थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपने कहाँ से शुरुआत किया, किस तरह की उपलब्धि आपने हासिल किया और इसमें किसका-किसका सहयोग रहा है? जी, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सिमरन सोनी है। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के नौतनवा नगर की निवासी हूँ। और अभी हाल ही में मेरा चयन उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 में डिप्टी जेलर के पद पे हुआ है। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, सर स्वामी विवेकानंद स्कूल और नौतनवा महाराजगंज से 1 से 8वीं तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके पश्चात मैंने मधुबन इंटर कॉलेज से 8 से लेके 12वीं तक की शिक्षा उत्तीर्ण की है। उस ग्रेजुएशन की मेरी जो जर्नी रही है वो शिवपति महाविद्यालय सोरठगढ़ सिद्धार्थनगर से। और सर तत्पश्चात मैंने मास्टर्स किया हुआ है, प्रस्नातक मैं एमएससी फिजिक्स से गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया हुआ है। और जब भी मैं मतलब मास्टर्स कर रहे थे तो उस दौरान सर सिविल सेवा के प्रति मेरी जानकारी बढ़ी। कुछ ऐसे लोगों से मिली जो ऑलरेडी इस पद पे सिविल सेवा में चयनित हैं। तो उनसे मिलने के पश्चात मेरा सिविल सेवा के प्रति रुझान बढ़ा। तो मैंने एमएससी के जर्नी के दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार सिविल सेवा की पढ़ाई शुरू की जाए। तो उसके उसके बाद मैंने इसके सिलेबस को, बाकी सारी जो जो भी कठिनाइयाँ हैं, क्या-क्या फ़ेजेज़ हैं, इनकी जानकारी जुटाई। और उसके बाद मैं अपनी स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही मैंने सिविल सेवा की परीक्षा प्राप्त की है, जिसके लिए मुझे 4 साल के समय का लंबा इंतज़ार करना पड़ा है, क्योंकि निश्चित ही ये टफ़ परीक्षा है, जिसके लिए संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। और अगर यूपीएससी की बात करें, काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, लाखों अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो सेलेक्टेड हो पाते हैं। तो इसमें अगर आपकी बात करें तो आपने उपलब्धि हासिल की है, तो किसका सहयोग इसमें रहा है और किस तरह की आपने चुनौतियों का सामना किया है? ख़ास करके जिस सोसाइटी में आप रहती हैं, तो वहाँ से लोगों का कितना आपको सहयोग मिल पाया और आज जो आप यहाँ पहुँची हैं, उसके पीछे किसका हाथ रहा है? हाँ, कि निश्चित ही इस उच्च पद को प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज मैं इस पद पे जो भी पहुँची हूँ, इनका पूरा श्रेय मैं अपने माता-पिता और विशेषतः अपने बड़े भाई अश्विनी वर्मा को देना चाहती हूँ, जो अभी देवरिया जनपद में यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर चयनित हैं। उन्होंने अपने चयन के पश्चात उनका प्राथमिक लक्ष्य ये था कि वो मुझे एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए वो खुद संघर्ष कर रहे थे कि मैं किसी तरह डिमोटिवेट ना हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और साथ ही मैं अपने मतलब 10वीं की परीक्षा में जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की, अभी सर हैं हमारे स्वर्गीय श्री आर डी सिंह सर।
जिन्होंने सर हमेशा 10वीं की जब मैं 10वीं क्लास में थी, तभी उनको ये लगता था कि मैं आगे शायद ना पढ़ पाऊँ। लेकिन वो मेरी पोटेंशियल मतलब पहचानते थे, तो वो हमेशा घर पे आके बोलते थे कि नहीं इनको आगे पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। आज के दिन वो अभी हैं नहीं हमारे बीच में, लेकिन मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं पूरा श्रेय अपने परिवार और अपने सर आर.डी. सिंह सर को देना चाहती हूँ और अपने बड़े भाई को देना चाहती हूँ। मैम सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज भी देश में बेरोजगारी पे सवाल खड़े होते हैं। लोग ये सोचते हैं डिग्री ले लेके उनको लगता है कि इंडिया में नौकरी की कमी है, बेरोजगारी है। आप ऐसे में आपको लगता है कि अगर हर चाहे महिला की बात करें चाहे पुरुष की बात करें, अगर उनमें बेहतर डिग्री है तो उनको नौकरी तमाम मौके मिल सकते हैं? जी सर। सर मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि आप डिग्री ले लिए हैं तो इसका मतलब बेरोज़गारी का ये मतलब नहीं है। सर आप रोज़गार के लिए आपको सिर्फ़ सिविल सेवा में ना आएँ, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम पोस्ट निकलते हैं। ये सबको पता है कि बहुत ही इसमें पद लिमिटेड होते हैं और फ़ॉर्म्स लाखों में होते हैं। तो जिनका इस पद पे चयन नहीं हो पाता है, कई बार वो हतोत्साहित होते हैं। तो इससे इतर जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाया, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो और भी अन्य जो सरकार की योजनाएँ हैं, जैसे स्वरोजगार योजना वगैरह है, जिसमें कि युवाओं को बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए उनको खुद स्टार्टअप स्टार्ट करना या स्वयं का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी सहायता दी जा रही हैं। तो आप उसमें भी मतलब अपना करियर आज़मा सकते हैं और निश्चित ही किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए लगन मेहनत करनी पड़ती है। तो आप करिए, साथ ही साथ एक बैकअप ऑप्शन भी लेके चलिए कि हमें क्या करना है, कि आप डिमोटिवेट मत होइए किसी भी तरीके से। बाकी वो आपकी मेहनत है, आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। इसी की तैयारी करते हैं तो उन्हें आप क्या टिप्स देंगे ताकि वो भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ? सर सबसे पहले तो धैर्य बना के रखें, क्योंकि ये परीक्षा ऐसी आपकी मेहनत के साथ-साथ आपके धैर्य का भी परिचय होता है। सर निश्चित ही मेरा खुद का मतलब मुझे ये जो पद प्राप्त हुआ है वो मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं है। बहुत ही संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। तो आप बिल्कुल ही धैर्य बनाकर लगन से, मेहनत से, दृढ़ संकल्प से अपनी तैयारी को करें। एक ना एक दिन आपकी भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। मैम आखिरी सवाल ये, आप डिप्टी जेलर बने हैं तो आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, और आपके क्या कर्तव्य रहने वाले हैं ताकि जो यूपी पुलिस के कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, यूपी पुलिस के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंग को देखा जाता है, तो आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ इस बढ़ेंगी और आपके क्या रोल होंगे और आपके द्वारा अलग से और क्या बेहतर किए जाएँगे? जी सर, इस पद को प्राप्त करने के बाद पद से संबंधित जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ मुझे दी जाएँगी या संविधान के द्वारा या सरकार के द्वारा, सर मैं पूरी ज़िम्मेदारी से और सत्यनिष्ठा के साथ उनको अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करूँगी। 100% अपना देने का प्रयास करूँगी कि कहीं भी चूक ना हो, मेरा यही प्रयास रहेगा। और साथ ही मैं आगे ये कहना चाहूँगी कि जो भी पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि है, मैं अगर उसको सुधार करने में थोड़ा बहुत भी मेरा योगदान रह पाता है कि हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनाएँ मतलब हमारे जन के बीच में, तो मैं निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करूँगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज जिले के नौतनवा की बेटी हैं जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल करके डिप्टी जेलर का पद हासिल किया है और आज अपने परिवार के बीच आशीर्वाद लेने पहुंची हुई हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।